जय हिंद दोस्तों। आज एक नए टॉपिक में फिर से आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव जनन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव में जनन किस प्रकार से होता है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, शानदार टॉपिक है और बच्चों को मजा भी आता है। देखो, सबसे पहली बात तो अपन करेंगे कि जनन किसे कहते हैं, जनन क्या होता है। तो मैं बताऊं आपको कि जीवों द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। जीवों में अपनी संख्या में वृद्धि करने की प्रक्रिया। संख्या में वृद्धि कैसे होती है? पहले देखो, माता पिता दो होते हैं, उसके बाद उनके बच्चे हो जाते हैं दो, फिर दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। सबसे पहले कितने थे? दो। उसके बाद कितने हो गए? चार, छह, आठ, बहुत सारे हो गए। तो जीवों द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है उसी को जनन कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा अपन बताएं तो कोई भी जीव है वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो क्रिया करता है उसी को जनन कहते हैं। क्या देखो, क्या बोला मैं? जीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसे जनन कहते हैं। देखो, कैसे जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जीव अपनी जाति का यदि अस्तित्व रखना चाहते हैं, स्थायित्व यदि बनाए रखना चाहते हैं कि वो जाति अभी तक जिंदा है, तो उसके लिए जनन आवश्यक है। कैसे? देखो, जैसे आज से अपनी सरकार बंद कर दे कि भाई आगे से कोई जनन नहीं करेगा, मतलब ये लगा दे कि किसी मानव की शादी नहीं होगी, मतलब शादी होगी तो ही जनन होगा। ठीक है? तो अब किसी की शादी नहीं हो रही, कोई जनन नहीं करेगा, तो जो बच्चा आज 1 साल का है वो 100 साल बाद 100 साल का हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कि मानव की उम्र 100 साल है, 100 साल का हो गया, लेकिन 100 साल के बाद तो मरेगा। और यदि वो 1 साल का जो बच्चा वो ही मर गया तो ऊपर वाले तो सारे ही मर गए और जनन किया नहीं है। तो मानव जाति पूरी क्या हो सकती है? विलुप्त हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे जनन कहते हैं। ठीक है? हमारे एक बेड और एक नर भेड़ थी, एक मादा भेड़ थी, दो भी। 6 महीने बाद उस मादा भेड़ ने 3 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को? 3 बच्चों को। इन 3 में 2 मादा थी। अगले 6 महीने बाद दोबारा इस भेड़ ने 3 बच्चों को जन्म दिया। उसमें दोबारा 2 मादा थे और एक नर था। फिर अगले 6 महीने बाद इसने दोबारा 3 बच्चों को जन्म दिया और इस पहले वाली 2 भेड़ों ने भी 3 बच्चों को जन्म दे दिया। देखो कितनी हो गई? पहले तो नर भेड़ और मादा भेड़ 2 ही थी, लेकिन उसके बाद 3, 3 6, 3 9 और 3 12, 3 15 हो गई। मात्र 18 महीने के काल में कितनी भेड़ें होगी? 15 भेड़ें होगी। संख्या में वृद्धि की ना। तो जीव अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसी को जनन कहते हैं। ठीक है? मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि बेटा जी, नर जनन तंत्र अलग शरीर में और मादा जनन तंत्र है वो अलग शरीर में पाया जाता है।
ये है लैंगिक द्विरूपता कि लिंग की दृष्टि से मानव दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर और एक मादा। इसको क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। ठीक है। अब लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि नर और मादा युग्मकों का संलयन होकर नई जाति का विकास होना लैंगिक जनन कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि नर व मादा युग्मकों का संलयन मिलकर होकर नई जाति का विकास, नर व मादा युग्मकों का संलयन होकर नई जाति का विकास होना क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। अब नर युग्मक तो देखो नर के शरीर में और मादा युग्मक मादा के शरीर में। नर युग्मक तो होता है बेटा जी शुक्राणु, याद रखना क्या होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक होता है अंडाणु। ये तो नर के शरीर में बनता है, ये मादा के शरीर में बनता है। ठीक है। और इन दोनों का संलयन होकर दोनों आपस में मिलते हैं। ये शुक्राणु है प्लस ये अंडाणु है, दोनों आपस में मिले तो एक द्विगुणित संरचना बनती है युग्मनज, और इसी से बच्चे का विकास होता है। तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है। चलो अब बात करेंगे कि मनुष्य में जो लैंगिक जनन है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो बेटा जब नर और मादा दोनों किशोरावस्था में आ जाते हैं। किशोरावस्था की यदि बात करें तो लड़कों के अंदर, नर के अंदर तो 14 से 16 वर्ष की आयु में किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, और यदि मादा की बात करें तो मादा में 12 से 13 वर्ष की आयु में किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। और इस दौरान किशोरावस्था का जब प्रारंभ होता है तो उनमें युग्मकों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, लैंगिक अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। नर में वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव हो जाता है, और मादा में अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव हो जाता है, और इन दोनों हार्मोनों से लैंगिक लक्षणों का नियमन होने लगता है। ये बात करेंगे। एक बार अपन लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसके चरण पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन आगे इन बातों का जिक्र करेंगे। ये अपन तंत्र पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, उनके अंदर ये और सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया के चरण बता रहा हूं आपको। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से? ठीक है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले होता है बेटा जी युग्मक जनन। युग्मक जनन गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस। ठीक है। गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, युग्मक जनन की प्रक्रिया क्या है कि युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नर में तो शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया और मादा में अंडाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। तो दोनों में अलग अलग हो गई ना। तो इस प्रकार से दोनों के आधार पर दो प्रकार की ये भी होती है, नर में और मादा में। तो नर में शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया है, उसको बेटा जी शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और मादा में अंडाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है, और इसको oogenesis कहते हैं। ठीक है। शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है,
अंडाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। ठीक है, चलो युग्मकों का निर्माण हो गया, मतलब युग्मक जनन हो गया है। नर में तो क्या बन गया है, शुक्राणु बन गया है, और मादा में क्या बन गया है, अंडाणु बन गया है। चलो उसके बाद 2 नंबर में सबसे पहले युग्मकों का निर्माण हो गया है। युग्मक निर्माण होने के बाद दोनों युग्मकों का संलयन होगा, दोनों युग्मक आपस में मिलेंगी, तो उसके बाद 2 नंबर की जो घटना है उसको अपन लिख सकते हैं युग्मक संलयन। क्या होता है, युग्मक संलयन। ठीक है, युग्मक संलयन की जो प्रक्रिया है उससे पहले एक और घटना यदि आप जानना चाहो तो युग्मक संलयन, युग्मकों का जनन हो गया, नर में शुक्राणु का और मादा में अंडाणु का निर्माण हो गया है। उसके बाद यदि अपन बीच में एक और चरण करना चाहिए तो देखो उसको बोलते हैं विरेचेचन, इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन का है कि नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाना क्या कहलाता है, इनसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होने वाला है, युग्मक संलयन होने वाला है, युग्मकों का संलयन होने वाला है। युग्मकों का संलयन मतलब क्या, कि नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। चलो दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, नर और मादा युग्मकों का दोनों का क्या हो गया है, संलयन हो गया है। चलो युग्मक संलयन, इसी क्रिया को यदि अपन और आगे बढ़ाना चाहें तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नर और मादा युग्मकों का संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, और निषेचन की घटना मादा के शरीर के अंडवाहिनी नलिका, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला भाग में संपन्न होती है। कौन से भाग में, एम्प्यूला भाग में संपन्न होती है, याद रखना, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला भाग में संपन्न होती है। इसकी प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया। चलो निषेचन हो गया है, इसके बाद निषेचन होने के बाद देखो ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। इन शुक्राणु में भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है और अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तो दोनों का संलयन हुआ तो एक युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। और युग्मनज हमेशा डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। इस 2n का मतलब है कि ये कोशिका द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। ठीक है, तो यहां निषेचन होने के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज का मतलब जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बना है, और जाइगोट हमेशा क्या होता है, द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, युग्मनज बन गया है, नर और मादा युग्मकों का संलयन हो गया है। युग्मकों का संलयन होने के बाद बेटा जी क्या होता है, दोनों युग्मकों का संलयन होने के बाद, और देखो आपको मैं थोड़ी प्रक्रिया समझाऊंगी कि जैसे महिला के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है और दोनों अंडाशयों से अंडवाहिनियां निकलती हैं, दोनों अंडाशयों से अंडवाहिनियां निकली, ये दोनों अंडवाहिनियां यहाँ आकर मिल जाती हैं और ये यहाँ गर्भाशय का निर्माण कर लेती है। ये गर्भाशय, ये अंडाशय, ये अंडाशय, ये अंडवाहिनी नलिका है, ये अंडवाहिनी नलिका है, ये वेजाइना भाग है, योनि भाग है, ये गर्भाशय है। ठीक है, नर द्वारा शुक्राणुओं को इधर प्रवेश करवाया गया है और वो शुक्राणु इस फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला भाग में आ जाते हैं। इधर से मादा के अंडाशय से अंडाणु आता है और दोनों यहाँ मिल जाती है, दोनों का संलयन हो जाता है, मतलब निषेचन हो गया। ये निषेचन होने के बाद जाइगोट बन गया है, यहाँ पे क्या बन गया है, युग्मनज बन गया है, जाइगोट का निर्माण हो गया है। इस जाइगोट का, अब ये जाइगोट ना ये मादा के गर्भाशय में आएगा, मादा के गर्भाशय में आएगा और इस गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली के साथ जुड़ जाएगा। इस झिल्ली के साथ, गर्भाशय
के झिल्ली के साथ, और युग्मनज क्या होता है, जुड़ता है। युग्मनज का गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली से जुड़ना या संबंध बनाना, गर्भाशय से आंतरिक संबंध बना लेना आरोपण या इम्प्लेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्लेंटेशन कहलाता है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर अब युग्मनज आ गया है, उसने गर्भाशय की दीवार के साथ आंतरिक संबंध बना लिया है, मतलब आरोपण उसका हो गया है। इसी को अंतरोपण भी कहते हैं, बता दिया, अंतरोपण, आरोपण या इम्प्लेंटेशन हो गया। इसके बाद इस युग्मनज के अंदर और बेटा जी विदलन होता है। क्या होता है, विदलन, क्लीवेज होता है। क्या होता है, क्लीवेज होता है, विदलन होता है। विदलन का मतलब है कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली सभी कोशिकाएं आकार और आकृति में एकदम समान हो, इसको क्या कहा जाता है, विदलन कहा जाता है। ठीक है, वी प्लस दलन मतलब ऐसा विभाजन कि जिसमें दोनों टुकड़े दाल के टुकड़ों के समान हो, एकदम समान हो, इसको क्या कहते हैं, विदलन। ये युग्मनज है, इसमें अब विदलन होता है। 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिका, 16 से 32 कोशिका, है ना। विदलन जब होता है तो उसके अंदर मोरुला, ब्लास्टुला और गेस्ट्रुला अवस्थाएं बनती जाती हैं, और लगातार विदलन की प्रक्रिया, युग्मनज में लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है, ये विदलन होने के बाद और इसमें भ्रूण का निर्माण अब हो गया है, और इस भ्रूण के स्तर बनना चालू हो जाते हैं। भ्रूण के कितने स्तर बन जाते हैं, 3 स्तर बन जाते हैं। आंतरिक स्तर है, इसको बेटा जी कहा जाता है एंडोडर्म, एंडोडर्म। मध्य स्तर है, इसको कहा जाता है मेजोडर्म, मेजोडर्म। और बाह्य स्तर है, इसको कहा जाता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेजोडर्म और एक्टोडर्म। अब इन स्तरों से शिशु के अंगों का विकास होगा। बाहर वाला जो स्तर है एक्टोडर्म, इससे शिशु के बाह्य अंगों का विकास होगा, जैसे त्वचा है, कान है, नाक है, बाल है। ये जो भारी भाग है अपना, इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, अंदर वाले जो भाग हैं, मध्य वाले जो भाग है, जैसे अपन कहते हैं हार्ट है, फेफड़े हैं, वर्क है, इनका निर्माण है वो मीजोड्रम से होता है। किससे होता है, मीजोड्रम से। और जो आंतरिक जो अंग है, और भी अंदर जाए अपन, तो आंतरिक अंगों का निर्माण एंडोड्रम से होता है। इस प्रकार से शिशु का विकास होता रहता है, विदलन होता है, और विदलन के बाद बेजाती क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण लगातार विकसित होता जाता है, और जनन काल है वो चलता रहता है। और मनुष्य के अंदर जो भ्रूण काल है, जो शिशु का विकास होता है, वो लगभग 270 से 280 दिन का होता है। 270 से 280 दिन तक लगातार शिशु का विकास होता रहता है, होता रहता है। और उसके बाद शिशु का प्रसव होता है। क्या होता है, प्रसव होता है। शिशु का जन्म होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया के चरण है। क्या है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जान जाओगे आप। जनन किसे कहते हैं, जीवों द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मकों का संलयन होकर नई जाति का विकास होना क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। चरण कौन से हैं, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होना। वीर्यसेचन, शुक्राणुओं को मादा के शरीर में प्रवेश करवाना। युग्मक संलयन, नर और मादा युग्मकों का संलयन होना। निषेचन, युग्मकों का संलयन होना ही है। युग्मनज, दोनों के मिलने से द्विगुणित संरचना जो बनती है, उससे युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद आरोपण है, आरोपण है, विदलन है, भ्रूण का विकास है, और प्रसव। इस प्रकार से शिशु का जन्म होता है। अगले वीडियो में या अगली क्लास में अपन क्या देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र और मादा जनन
तंत्र, इन दोनों तंत्रों का अध्ययन करेंगे और अपन लास्ट तक जानेंगे कि किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता है और कहाँ निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, शिशु का विकास किस प्रकार से होता है। इन सारी बातों का अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं अगली क्लासों में। धन्यवाद आज की क्लास में।